हाँ, ये होगा, ये ऑप्शन है उस पार्टी। मैं वही इसीलिए तो कह रहा हूं। देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर पकड़िए, चलिए राजीव आप बताइए इस पर, क्योंकि आप दोनों राज्य गए हैं। हरियाणा में जो जो मुद्दे उठे, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे थे, ड्रग्स का मुद्दा हरियाणा में था, बिल्कुल वही 3 बातें फारूक अब्दुल्ला जीत के बाद अपने भाषण में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। और 370 का नाम नहीं लिया उन्होंने इशारों में 5 तारीख का जिक्र किया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए देखिए मानक, क्या बदलाव है। एक बात मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर के भी गांव में आप जाएंगे, बिल्कुल आम लोगों से पूछेंगे तो उनको ये भी नहीं मालूम कि 370 था तो उनको क्या फायदा था और 370 खत्म हो गया तो उनको क्या नुकसान है। जैसे बाकी राज्यों में लोगों को परेशानियां, वहां भी परेशानियां। नेताओं के लिए ये बात कहने की थी और इससे सेंटिमेंट जुड़ा था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था कि बहुत शौकिया लोग और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के राज से बहुत खुश हैं, उनको वापस लाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास विकल्प क्या था? एक बड़ी पार्टी के तौर पर पीडीपी थी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्हें मालूम था कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 2014 से अच्छा भी कर सकती है, उसके बराबर भी कर सकती है, करीब करीब उसने वही किया। तो उन्हें मालूम था कि अगर पीडीपी एक बार सरकार बना चुकी है, ये दोबारा भी बीजेपी के साथ बना सकती है। 370 हटने का उनको एक मामला ऐसा था। बाकी जम्मू कश्मीर में वोटिंग 2014 में जितनी हुई थी, 24 में भी करीब करीब उतनी ही हुई। हाँ, ये कोई बायकॉट का कॉल नहीं था और दूसरे जो उत्साह था वो बहुत ज्यादा था। अब आते हैं हरियाणा, तो मेन है बात। इस हरियाणा में पूरी जलेबी बहुत चर्चा में रही और ये चुनाव परिणाम और हरियाणा की जनता ने भी पूरा जलेबी बना दिया, समझ रहे? इसकी कल्पना जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, अब जो ये सामने दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन की उम्मीद मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि सुबह तक मुझे ये लग रहा था, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज उस तरह का करीब करीब था जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी में वोटिंग परसेंटेज में फर्क था। अब वो धीरे धीरे जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं वो करीब करीब बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसमें बहुत परिवर्तन 2-1 सीटों का हो जाए। तो भारतीय, एक बात तो साफ है, जो आप कह रहे थे मुद्दे, बेरोजगारी, ये वो, जमीन पर देखिए ये बात बिल्कुल दिखाई दे रही थी कि नौजवान पिछले 5 साल से नौकरियों का जो चक्कर है, बेरोजगारी उनके दिमाग में। किसानों के साथ जो खट्टर सरकार ने हैंडलिंग की, या वो किसान भी नाराज, और पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ, वो हरियाणा के ही पहलवान थे, ये सबको पता था। मुद्दे इसी के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव भी रख रही थी। लेकिन बात इसकी नहीं है। आप ये देखिए, जो नतीजे आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो आप हरियाणा को 3 उसमें बांटिए, 29 सीटें, 29 सीटें जीटी बेल्ट रोड पे खत्म करना है। जी। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं, उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आजाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज भी खो गई। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल राइट। हाँ राजीव, अपनी बात पूरी करिए आप। कह रहा था कि जीटी रोड बेल्ट पर 29 सीटें हैं, अहिरवाल दक्षिणी हरियाणा में 24 सीटें, मिला के 53 होता, और इसके अलावा 37 सीटें मोटे तौर पर जाट बेल्ट में आती। अगर आप देखें तो तीसरी शक्तियां जो शुरू से लग रहा था कि ये हरियाणा में नहीं रहेंगी, वो तो निपट गई, उनका तो पता नहीं चला। लेकिन अगर आप ये देखें तो कंसंट्रेशन जो कांग्रेस का है वो केवल जाट बेल्ट में दिखाई दे रहा है, और जाट की जो पार्टियां थी वो निपट गई। यानी सिर्फ जाट बेल्ट में ही ध्रुवीकरण हुआ कांग्रेस के पक्ष में, बाकी जगहों में काउंटर ध्रुवीकरण भी उतनी तेजी से हुआ जो जमीन पे हम लोगों को दिखाई मुझे भी नहीं दे रहा था। और मैं ये मान के चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी मिनिमम 46 सीटों से तो शुरू करेगी, आगे चाहे जो पाए। उसके मेरे मानने की कई वजह थी जो मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूं। उसका मुझे हमेशा ये लगता था, एक तो दलित वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस की तरफ जाएगा, गया भी था।
दूसरा, लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस को 5 सीटें मिली, उसको कन्वर्ट करने पे भी लगता था कि 46 सीटें इंडिया गठबंधन। 19 में जब सारी सीटें कांग्रेस हार गई थी, तब लोकसभा को कन्वर्ट कीजिए तो 10 विधानसभा आती थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 31 मिली। तो बहुत सारे कारण ऐसे थे। और दूसरी बात, बहुत जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, आप देखिए कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं, नारनौत से वो पीछे चल रहे हैं। अनिल विज जो उनके प्रमुख चेहरे थे, इतने दिन तक गृह मंत्री थे, वो एक निर्दलीय कैंडिडेट से कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। अब शायद आगे हैं, 4000 वोटों से आगे। अनिल विज अगर अंबाला कैंट से 4000 वोट से 2 बजे दोपहर में आ गए हैं तो क्या है, बीजेपी की लहर है क्या? राव इंद्रजीत की बेटी जो है आरती, अभी भी वो पीछे हो जा रही हैं। पीछे हैं किससे? बीएसपी कैंडिडेट से। तो कहने का मतलब, जब आप कई क्षेत्रों में जाते हैं, जब आपको अंबाला कैंट में खड़े होकर ये लगता है कि अनिल विज हार भी सकते हैं, बड़ी मुश्किल लड़ाई में फंसे हैं, जब आप आरती के उसमें जाते हैं, लगता है आरती हार भी सकती है, तो फिर बीजेपी इतनी सीटें पा सकती है जो वो मोदी लहर में नहीं पाई। 2014 में 47 सीटें पाई और आज वो उससे ज्यादा सीटें पा रही है। तो वही बात है। अब विनोद जी, अब इस पर आप बताइए। वो जो गोहाना की जलेबी 250 ग्राम की बनती है, वहां की जनता ने 500 ग्राम की जलेबी बना दी, जो समझ नहीं आया। अब विनोद जी मुझे बताइए, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, शायद आप भी उनमें थे,